बीजेपी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर एकजुट हो भी गया तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा विपक्ष में से? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का करियर साफ खत्म तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आरएसएस की भी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। ये है मेरा आकलन। फिलहाल राहुल गांधी को ये भी विश्लेषण करने की जरूरत है कि जो उनकी पार्टी में करप्ट नेता हैं, जो अपनी खुद की पार्टी में फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, उनको पहचाने और अपनी पार्टी से बेदखल करे। ये राहुल गांधी को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। एक विचारधारा की लड़ाई है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस की खुद की लड़ाई है। मैं आज इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि 2024 में जिसका सबको इंतजार है, तो 2024 में क्या होने वाला है, इसी टॉपिक पे आज मैं पूरा विश्लेषण करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इन तमाम राज्यों का दौरा कर चुकी हूँ विधानसभा चुनावों में, और जिस तरीके से मैंने वहाँ पे गांव दर गांव जाके लोगों की राय ली, तो मैं इतना तो समझ गई हूँ कि 2024 का रास्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टफ होने वाला है। और कांग्रेस के लिए कैसे टफ और कैसे मुश्किल होने वाला है ये आप समझिए। कांग्रेस के लिए इसलिए मुश्किल होने वाला है, अगर हम मैथमेटिक्स और आंकड़े के दायरे में आके बात करें तो वोटों के हिसाब से कांग्रेस 2024 में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कैसे भाई कांग्रेस 2024 में कैसे नहीं आ सकती? क्योंकि जो भी मैंने कहा, अगर हम मैथमेटिक्स और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस का रास्ता काफी मुश्किल है 2024 का। और नरेंद्र मोदी, जो एक तरीके से कह सकते हैं वो हिंदुत्व का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जो उनकी छवि है, जिस तरीके से आरएसएस जो उनका संगठन है, उसने जिस तरीके से हर प्रांत में हर गांव में जाके अपनी बिसात बिछाई है, तो उसके सामने कांग्रेस अभी फीकी नजर आ रही है और 2024 का रास्ता मुश्किल होने वाला है। आप लोग पूछ रहे होंगे, आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि किन कारणों से कांग्रेस पीछे है। सबसे पहले आप ये समझिए, मैं आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ आखिर किन कारणों से क्या क्या वजह है राहुल गांधी के लिए 2024 का रास्ता मुश्किल बनाती है। इसको हम पहले आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 547 में से अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो 547 में से 272 सीट कांग्रेस कैसे लेके आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। जिस तरीके से आपने गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने 156 सीट जीत के ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो जहां पे योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी की, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाजपा की जो विचारधारा है, नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसने कहीं ना कहीं हिंदू एकजुट किया है और हिंदुओं को कह सकते पॉलिटिकली और सोशली भी हिंदुओं को अपनी तरफ किया है। पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। पॉलिटिकल रूप में इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भाजपा ने कैसे कांग्रेस को हराया और खुद सत्ता में आ गई। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आरएसएस जो बीजेपी की संगठन है, उसने गांव दर गांव जाके, प्रांत दर प्रांत जाके, पंचायतें करके वहां पे कांग्रेस को ही टारगेट किया है। लोगों को बताया कि कांग्रेस आपका कैसे शोषण कर रही है। कांग्रेस पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, चाहे करप्शन का आरोप लगाया। तो एक तरीके से कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में घेरा, जिससे आज भाजपा सत्ता में काबिज है। भली भांति आप लोग जानते हैं। और अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूं, भाजपा ने कहीं ना कहीं, जो भी आपको मैंने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले, कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं एकजुट किया है, जो 80-20 की लड़ाई कहते हैं। तो एक तरीके से भाजपा की ये नई पॉलिटिकल नीति, नई राजनीतिक नीति लेकर आए, और वो नीति थी हिंदुओं को एकजुट करके, जो 60 बरस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा
काम नहीं किया जो भाजपा नहीं किया। भाजपा जिस तरीके से नए तरीके से चुनाव करती है, चुनाव जीतने के लिए तमाम नेता हो, गृह मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों ना छोड़ना पड़ जाए एक राज्य में चुनाव जितवाने के लिए, लेकिन भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आप तमाम गुजरात हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो देख सकते हैं। तो 500 बात वही है कि 547 में से 272 सीट कांग्रेस कैसे जीत सकती है। सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस के लिए ये रास्ता क्यों मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन जिन राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होने वाले हैं, पहले आप उसका समीकरण समझिए। मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, नागालैंड हो, मिजोरम हो, इन राज्यों में चुनाव, कर्नाटका हो, इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इन राज्यों में जो लोकसभा सीटें आती है वो कुल 116 लोकसभा सीटें आती है। तो इन राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होने वाले हैं, तो इन राज्यों में जो कुल है 116 लोकसभा सीट आती है। इसमें से अगर हम देखें तो मेघालय में 5 सीट है, तो उसमें से एक कांग्रेस जीती थी। मिजोरम में 1 सीट है, तो वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं जीती, एक सीट नहीं जीती। कर्नाटका में 28 सीट है, तो सिर्फ 1 सीट जीती। राजस्थान में 1 भी सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली। तेलंगाना में 3 सीट मिली। छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली। वहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उसमें कोई शक भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो 116 लोकसभा सीट में से सिर्फ 8 सीट कांग्रेस जीती। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स और आंकड़ों के जरिए देखें तो कांग्रेस दूर दूर तक 2024 में नजर नहीं आ रही है। भाजपा को इस मामले में नहीं हराया जा सकता अगर हम वोटों के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मेघालय में 1 सीट जीती, मिजोरम में 1 भी सीट नहीं मिली, कर्नाटका में 28 सीट थी, सिर्फ 1 सीट मिली। राजस्थान में उनकी सरकार है राज्य में, लेकिन 1 भी सीट नहीं मिली लोकसभा में। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली, छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली, तेलंगाना में 3 मिली। तो सिर्फ 116 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीट कांग्रेस को मिली, और यानी कि 5-6%। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं रास्ता मुश्किल होने वाला है अगर हम मैथमेटिक्स के जरिए देखें, क्योंकि ये राज्य लोकसभा के दायरे में आते हैं। तो राहुल गांधी को इस पदयात्रा में ये पाठ मिला है, जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं राहुल गांधी के। तो इन 100 दिनों में जो आकलन और जो विश्लेषण मेरा निकल रहा है, जो विश्लेषण मुझे समझ में आ रहा है, अगर राहुल गांधी उस पॉलिटिकल गिमिक्स में मत फंसिए, राहुल गांधी को उस पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं फंसना चाहिए जहां पर आंकड़े वो मैथमेटिक्स के मायने रखते हैं। जहां भी मैथमेटिक्स और आंकड़े के मायने हैं, तो वहाँ पे राहुल गांधी को इस पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं फंसना चाहिए। जैसे मैं लगातार कह रही हूँ कि राहुल गांधी मैथमेटिक्स और आंकड़े के जरिए से देखा जाए तो राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसमें पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वोटों का जो ध्रुवीकरण है हमारे देश में, वोटों की जो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत है, जिस तरीके से कांग्रेस ये सोचे कि मुझे दलित का वोट, ओबीसी का वोट या ब्राह्मणों का वोट, राजपूतों का वोट, मुस्लिमों का वोट मुझे मिल जाएगा, तो इससे कांग्रेस बीजेपी की वोट में सेंध नहीं लगा पाएगी। ये तो पूरा कंफर्म है। 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि इन जाति समीकरण से कांग्रेस जीत जाएगी। उसका पूरा समर्थन तो भाजपा को ही, जातीय समीकरण से भाजपा ही जीतती आ रही है। इससे जातीय समीकरण से राहुल गांधी तो जीतने से रहे, लेकिन भाजपा को इससे लाभ मिलता है। वहीं अगर हम कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस में एक तरीके से कांग्रेस में जो नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो जो गुज्जर समाज से आते हैं, लेकिन वो एक कह सकते हैं अपनी जाति को लेके कभी वो मतलब चुनाव नहीं लड़ते हैं कि मैं इस जाति से आता हूँ। वो अपने सामाजिक समूह को कैसे जोड़ के रखे, इस मुद्दे पे वो अड़े रहते हैं। चाहे वो अशोक गहलोत हो, वो माली समाज से आते हैं, लेकिन वो भी ओबीसी हैं, लेकिन वो कभी अपना ओबीसी जो उनकी उसको लेके, ओबीसी को लेके वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उसको कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि चाहे वो गहलोत हो, सचिन पायलट हो,
लेकिन वो जो गहलोत का बताया वो अपनी पहचान ओबीसी के तौर पर नहीं करते हैं। कांग्रेस का जिस तरीके से नेताओं ने साथ छोड़ा है एक तरीके से, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, और चाहे वो तमाम एमएलएज हो जो कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने बयान भी दिया। अब लगातार आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि जिनको जाना है छोड़ के जाओ। उन्होंने साफ कह दिया जिनको छोड़ के जाना है जाओ। फिलहाल राहुल गांधी को ये भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि जो उनकी पार्टी में करप्ट नेता हैं, जो अपनी खुद की पार्टी में फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, उनको पहचाने और अपनी पार्टी से बेदखल करे। ये राहुल गांधी को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को जो बड़े नेता कुछ भी कह देते थे, राहुल गांधी उसी बिसात पे चल पड़ते थे। उससे राहुल गांधी को 14 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, काफ़ी कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन अब राहुल गांधी समझ गए हैं कि मुझे रणनीतियाँ कैसे बनानी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी एक विचारधारा बता रहे हैं, कांग्रेस की वैसे कोई विचारधारा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो माफ़ी वीर सावरकर को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, वो पेंशन लेते थे अंग्रेज़ों से, उनके परिवार वालों ने भी उनके लिए चिट्ठी लिखी। तो सावरकर को लेके राहुल गांधी जो सावरकर को लेके जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं चाहे वो एनसीपी हो वो भी नाराज़ होती है, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे कि माफ़ी वीर सावरकर था तो था। तो राहुल गांधी की एक विचारधारा है कि वो वीर सावरकर को लेकर जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं वो सराहनीय है। एक तरीके से वो मतलब एक तरीके से वो सजग है इस मुद्दे पे। वहीं साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से बीजेपी की जो विचारधारा है आरएसएस, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो समझिए आरएसएस की विचारधारा जीत गई, आरएसएस की विचारधारा जिंदा है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का करियर साफ खत्म तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आरएसएस की भी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। ये है मेरा आकलन। साथ ही साथ अगर राहुल गांधी 2024 में जीत जाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के तो 2024 में जीत जाते हैं, और अगर नहीं जीतते हैं तब भी राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे, राहुल गांधी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि 2024 में मोदी वर्सेस कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं विपक्ष में अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, जेडीयू आरजेडी यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है वो हो, या फिर ये सब तमाम मायावती हो, ममता बनर्जी हो, ये सब तमाम विपक्ष है। तो इतना बड़ा विपक्ष है तो कांग्रेस 2024 में मोदी वर्सेस कौन होगा। बीजेपी को क्या बीजेपी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर एकजुट हो भी गया तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा विपक्ष में से, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उनकी जो कह सकते हैं जो एक हिंदुत्व का चेहरा है, जिस तरीके से वो देश में जनता को अपनी तरफ जोड़ के रखते हैं, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाते हैं, सांप्रदायिक का मुद्दा उठाते हैं, तो जिस तरीके से जनता को उन्होंने, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं भारत एक भावनात्मक देश है, तो इस भावना के साथ नरेंद्र मोदी ने जो जनता को जोड़ के रखा हुआ है अपने साथ भावना के साथ, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को विपक्ष में से कौन टक्कर देगा, प्रधानमंत्री का कौन कैंडिडेट होगा, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि भी बदली है। क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मीडिया वालों ने, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने और भाजपा की आईटी सेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे पप्पू बनाने में, मेरी इमेज खराब करने में एक तरीके से। तो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे फ़र्क तो पड़ा है, उनकी इमेज पे फ़र्क पड़ा है। क्योंकि उन पर बार बार कटाक्ष किया जाता था कि इन्हें ये जो पॉलिटिकल करियर है जो इन्हें विरासत में मिली है, सोने के चम्मच से दूध पीने वाले राहुल गांधी क्या चुनाव करेंगे।
तो इस तरीके के सवाल उन पे भाजपा या तमाम जो पार्टियां हैं उठाती रहती है। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने अपना जो कह सकते हैं अपना जो एक इमेज सुधारी है, वो इसको लेके कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ़ायदा मिलेगा। मोदी लगातार कहते हैं कि भारत बदल रहा है, क्योंकि आपने तमाम भाषणों में नरेंद्र मोदी से सुना होगा कि न्यू इंडिया है, ये नया भारत बदल रहा है। 2014, 19 और 24 एक तरीके से ये भी है कि दूसरा कोई नरेंद्र मोदी के सामने टिकता नहीं है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, अब 2024 भी आने वाला है। कुल अब 22 भी अपने आखिरी चरण में है, 2023 लगभग समझो आने ही वाला है। तो एक साल बाद चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल भी समय नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अभी से लग गई होगी, और भारतीय जनता पार्टी तो अभी से ही बैठकें कर रही हैं। तो एक तरीके से भाजपा पार्टी तो तैयार है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलते हैं, कभी ममता बनर्जी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन कितना आसान होने वाला है इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भाजपा के सामने, यानी कि नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा की जो बिसात बिछी है पूरे देश में, जो पॉपुलैरिटी है नरेंद्र मोदी के कद के कारण भी बढ़ी है। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो कंफर्म है कि 2024 में कांग्रेस नहीं आने वाली है, भाजपा ही आएगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से 26 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली है, उसके बाद वो छोटे छोटे गाँव में, प्रांतों में जाके सभाएं करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनकी बातें समझेंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी अपनी बिसात तो बिछाएंगे ही, और आने वाले समय में राहुल गांधी कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से पार्टी में जिस तरीके से लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो पद यात्रा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ़ायदा पहुंचा सकती है। 2004 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के नेता बने थे वो। तो जिस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं वो संत तो नहीं है, कहीं वो समाज सुधारक तो नहीं, ये तो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि कहा जाता है जो पॉलिटिशियन होता है वो चालाक होता है, उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है बहुत मतलब शार्प होती है, बहुत एक्सपर्ट होती है। लेकिन राहुल गांधी के बयान से लगता है कि वो संत हैं, या कोई संत ऐसा बयान दे रहे हैं, कोई समाज सुधारक हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से ऐसे कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके जनता को अपनी तरफ जोड़ते हैं, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस राजनीतिक पैमाने पर अपने आप को थोड़ा और अपने आप में बदलाव लाने की, अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी जो लगातार भाजपा सवाल उठाती है कि जो पुराना कांग्रेस था, यानी कि जो आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद के कांग्रेस को कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत ख़राब बता दिया है, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया है कि कांग्रेस ने 60 सालों में 70 सालों में क्या किया। लेकिन राहुल इस नई चीज़ को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई कांग्रेस को उभारने की कोशिश कर रहे हैं इस पद यात्रा के ज़रिए। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो लगातार भाजपा कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में, तो आज आप ये सुनिए, आप लोगों को भी पता होगा कि कांग्रेस ने क्या किया। पहले के समय, जो आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद जो भारत ने हमें दिया, भारत ने हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन दिया, जो पहले कांग्रेस ने हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन दिया, जो मौजूदा समय का नहीं है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय मंच ग्लोबल में उदय होना, ये मौजूदा समय में तो नहीं हुआ, कांग्रेस की देन है। भारत के डेमोक्रेसी के आश्रय दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ एजुकेशन के लिए देखते हैं, ये आज के समय में तो नहीं हुआ, ये कांग्रेस के टाइम में हुआ है। भारत के राजनीतिक प्रयोग में लोकतंत्र को जिंदा रखना और हर 5 साल बाद चुनाव करवाना, और देश को एक तरीके से मिसाल देना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आज के समय में तो है नहीं, ये पहले के समय में मिला हुआ है। विश्व मंदी जो आई थी 2008-9 में, उस समय में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखे हुए, और अमेरिका को ये कहना कि हम आपको नौकरी दे सकते हैं, लाखों में नौकरियां दे सकते हैं, और इकोनॉमी को संभालना भारत के लिए, ये मौजूदा समय में तो नहीं हुआ, ये भी पहले के समय की देन है। नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण आज के समय से हट के देखे तो उस समय में बैंकों का और माइनिंग का जो नेशनलाइजेशन किया गया, खनिज उत्पादन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, वो आज के समय में तो हुआ नहीं, वो पहले के समय में हुआ।
साथ ही साथ जो विदेश नीति थी, चाइना के साथ दो भी करना, दो हाथ भी, चाइना के साथ दो हाथ भी करना और पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल भी उठाना, ये आज के समय की नहीं है, पुराने के समय की विदेश नीति है, कांग्रेस के समय की विदेश नीति है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। जो पॉइंट मैंने बताएंगे सब दिया है कांग्रेस ने, तो हम कांग्रेस को पूरा गलत नहीं कह सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नए तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो एक तरीके से चुनाव जीतने के लिए जो उनका नया तरीका है, नए पैंतरे हैं, वो तो ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जो उन्हीं की पार्टी के सरकार थे, उन्हीं की पार्टी के थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वीपी सिंह हो, देव गौड़ा हो, चंद्रशेखर हो, गुजराल हो, इन सबसे हटके भाजपा की नई नीति है चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस, नेहरू गांधी की जो कांग्रेस थी, उसको कहीं ना कहीं ये आरएसएस ने एक तरीके से गंदा बता दिया है कि गांधी, भारत पाकिस्तान आज़ाद होने के टाइम में पाकिस्तान को जो पैसे मिले, तो राहुल गांधी नेहरू गांधी की विचारधारा को बचाए रखने के लिए उस कांग्रेस को, जो नेहरू गांधी की जो कांग्रेस है, उसको जो जिस तरीके से भाजपा ने खराब बताया है, उसको लेके राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नई सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि और कांग्रेस की विचारधारा थोड़ी बदलेगी और थोड़ी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। चाहे लेकिन उस पुरानी कांग्रेस में, जहां नेहरू गांधी का जो कांग्रेस था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी आते हैं, तो ये तमाम लोग आते हैं उस कांग्रेस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, तो यानी कि आरएसएस जो उनका संगठन है, उनकी विचारधारा जीत गई। और अगर हार जाते हैं नरेंद्र मोदी, दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया और भाजपा भी खत्म हो गई। एक तरीके से हम कह सकते हैं आरएसएस की जो विचारधारा है वो भी खत्म हो गई। साथ ही साथ अगर राहुल गांधी चुनाव हार भी जाते हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे। अगर जीत जाते हैं तो कह सकते हैं, जो मैंने बताया, कि आरएसएस की विचारधारा खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये उठ रहा है, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को आंकड़ों के जरिए और मैथमेटिक्स के जरिए देखे तो कांग्रेस 2024 में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर विचारधाराओं पे देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपको। अगर आपको मेरा ये आकलन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग क्या सोचते हैं 2024 के भविष्य के बारे में। क्या लगता है नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कौन होगा? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या विपक्ष में किसको देखना चाहते हैं? ज़रूर बताएं। धन्यवाद।